हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। देखिए, आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या है? प्रूव दैट एन एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट रियल पार्ट इज कांस्टेंट। यानी हमें क्या दिया हुआ है? एक फंक्शन है जो कि एनालिटिक है, वो उसको हमें प्रूफ करना है वो कांस्टेंट होगा अगर उसका रियल पार्ट कांस्टेंट हो। तो बताइए, हम सबसे पहले क्या मानकर चलते हैं? लेट एफ जेड बी एनी फंक्शन विच इज एनालिटिक। यानी हमने एक फंक्शन ले लिया जो एनालिटिक है। दूसरी बात, हमें क्या दिया हुआ है? अगर एनालिटिक है तो बताइए, हेंस इफ एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी देन इट सेटिस्फाई सी आर इक्वेशंस। यानी कि कोची रीमान इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। कौन सी होती है कोची रीमान इक्वेशन? यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस का वी एक्स। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, अगर हम इसे फर्स्ट और इसको क्या मान ले? सेकेंड। अब गिवन क्या है? हमें क्या दिया हुआ है? इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? कांस्टेंट। और रियल पार्ट ऑफ एफ जेड देखिए, एफ जेड अगर u प्लस आई वी है, इसका मतलब u इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कि हम क्या ले लेते हैं? u को c ले लेते हैं से। देखिए, u का x में डिफरेंशियल करेंगे 0, u का y में डिफरेंशियल करेंगे 0। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई है, तो जब यू एक्स 0 है तो वी वाई भी क्या हो गया यहाँ से? 0। इसका मतलब v का y में डिफरेंशियल 0। अगर यू वाई 0 है तो माइनस का वी एक्स भी 0 होगा, क्योंकि यू वाई इक्वल टू क्या है? माइनस का वी एक्स। फ्रॉम इक्वेशन 2 तो वी एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। बताइए, x में भी डिफरेंशियल 0 और y में भी डिफरेंशियल 0, दैट इज, इसका मतलब v क्या होगा? कांस्टेंट। अब बताइए, u एंड v बोथ आर कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ? तो लिख दीजिएगा, सिंस u एंड v बोथ आर कांस्टेंट हेंस एफ जेड इज इक्वल टू u प्लस आई वी इज कांस्टेंट फंक्शन। ओके, देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सपोज एफ जेड इज एनालिटिक इन ए डोमेन डी एंड इज रियल वैल्यूज फॉर ऑल जेड इन डी, प्रूव दैट एफ जेड मस्ट बी कांस्टेंट। नहीं, होगा इसी तरीके से, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए आप समझिए ये एक पार्ट हुआ और ये दूसरा पार्ट हुआ। थोड़ा चेंज करते हैं इसको। देखिए, पहले तो यही लिखेंगे, एफ जेड कांस्टेंट हमें क्या दिया हुआ? एनालिटिक है। अगर एनालिटिक है तो वो सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद हमें क्या दिया? एफ जेड इज एनालिटिक इन अ डोमेन एंड इज रियल वैल्यूड। रियल वैल्यूड का मतलब हुआ, हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इस बार? गिवन एफ जेड इज रियल फंक्शन। यानी हमें क्या दिया हुआ है? एफ जेड इज इक्वल टू रियल फंक्शन। अगर रियल फंक्शन है तो एफ जेड अगर यू प्लस आई वी होता है, इसका मतलब v क्या होगा? यहाँ पर 0 होगा, v 0। आप एक काम करिए, जब v 0 है तो v का डिफरेंशियल जरा x में करिए, क्या आएगा? 0। v का डिफरेंशियल y में करिए तो भी क्या आएगा? 0। अब बताइए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यू एक्स इक्वल टू वी वाई है तो वो भी 0 होगा। और फ्रॉम सेकेंड, अगर हम सेकेंड से देखें तो वी एक्स 0 है तो यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, तो यू वाई भी क्या होगा? 0। तो देखिए, यू एक्स भी 0 और यू वाई भी 0। इसका मतलब क्या आ गया? u इज कांस्टेंट। और u कांस्टेंट, v को आप लोग क्या लेकर चले थे? 0। ठीक है, तो इसका मतलब एफ जेड कैसा फंक्शन आ गया? कांस्टेंट फंक्शन। यही क्वेश्चन आप लोगों को चेंज करके इस तरीके से भी दिया जा सकता है, जैसे आप लोगों ने लिखा, प्रूव दैट एन एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट रियल पार्ट इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर रियल पार्ट ना लिखकर क्या लिखा जा सकता है? इमेजिनरी पार्ट इज कांस्टेंट। तो थर्ड पार्ट में अगर आप लोग इसी क्वेश्चन से करना चाहें तो पहले देखिए, एफ जेड को एनालिटिक लेंगे, एनालिटिक होगा तो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस बार एफ जेड कौन सा फंक्शन है? इमेजिनरी फंक्शन। अगर इमेजिनरी फंक्शन है तो इसका मतलब, क्योंकि एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी होता है, तो इस बार यू क्या होगा? 0। जब यू 0 होगा तो इसका मतलब यू एक्स 0 और यहाँ से यू वाई 0। अब इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, यू एक्स इक्वल टू वी वाई इक्वल टू 0, तो वी वाई 0 आ गया। यहाँ से हमने किसको लिया? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट इज इमेजिनरी पार्ट इज कांस्टेंट, 0 नहीं, इमेजिनरी पार्ट इज कांस्टेंट। इस बार एफ जेड इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट हमें क्या दिया हुआ है? कांस्टेंट। एक बार दोबारा देखिए, हमें क्या गिवन है? देखिए, थर्ड पार्ट, अगर क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाए कि ये फंक्शन एनालिटिक है और कांस्टेंट है, कब? जब इमेजिनरी पार्ट कांस्टेंट होगा। तो आप लोग क्या करेंगे? पहले ये वाला पार्ट तो एज इट इज करेंगे,
उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, इमेजिनरी पार्ट इज कांस्टेंट। तो अगर इमेजिनरी पार्ट कांस्टेंट होगा इसका मतलब v इज इक्वल टू सी होगा। अगर v कांस्टेंट है तो vx क्या हो गया 0 और यहाँ से vy भी क्या हो गया 0। अब फर्स्ट इक्वेशन से ux इज इक्वल टू vy है वो 0 हो गया और सेकंड इक्वेशन से uy इक्वल टू माइनस vx है वो भी 0 हो गया। अगर फंक्शन x और y दोनों में डिफरेंशिएट करने पर 0 तो u कांस्टेंट होगा। इसका मतलब fz इज इक्वल टू v पहले से कांस्टेंट था u भी कांस्टेंट तो u प्लस i भी क्या होगा कांस्टेंट। मतलब क्वेश्चन को किसी भी तरीके से आप लोगों को दिया जा सकता है, या तो दे देंगे इमेजिनरी पार्ट कांस्टेंट है या फिर रियल पार्ट कांस्टेंट है, या फिर दे देंगे आप लोगों को जैसे आप लोगों को दिया था कि एक पार्ट 0 है तो दूसरा पार्ट आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को गिवन है fz इज इक्वल टू u प्लस i इज एन एनालिटिक फंक्शन रेगुलर इन d वेयर fz इज नॉट इक्वल टू 0। प्रूव दैट द कर्व u इज इक्वल टू कांस्टेंट v इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर्म ऑर्थोगोनल फैमिली। पहले ये बताइए अगर ऑर्थोगोनल फैमिली प्रूफ करना है ना हमें और कर्व दिए में कांस्टेंट है तो बताइए ऑर्थोगोनल फैमिलीज कौन सी होती हैं। मान लीजिए इसका मतलब दो कर्व है, अगर वो ऑर्थोगोनल है तो अगर वो एक दूसरे को कट करते हैं तो हमें क्या शो करना पड़ेगा कि उन दोनों की कट पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी उनके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। यानी कि क्या हम प्रूफ कर सकते हैं 90 डिग्री के लिए फर्स्ट की स्लोप, फर्स्ट कर्व पर स्लोप, सेकेंड कर्व पर स्लोप, इनकी प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए -1 या m1 m2 इज इक्वल टू -1। देन वी से दैट दीज फंक्शंस आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल फैमिलीज। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है फैमिलीज कौन सी थी, गिवन 2 फैमिलीज। हमें 2 फैमिलीज गिवन है, एक दिया हुआ u इज इक्वल टू कांस्टेंट और एक दिया हुआ है v इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर u कांस्टेंट है तो बताइए du क्या होगा 0 और dv भी क्या होगा 0। तो बताइए आप लोग पार्शियल में ये चीज पढ़कर आए डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या लिखते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई। ठीक है, ये 0 हो गया। अगर मैं यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करूँ तो इस टर्म को उधर लेकर जाएंगे, ये इसके नीचे तो ये आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई। अब देखिए डीवी निकालिए जरा, डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से ये डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट कर्व का हो गया, यहाँ से जो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करें वो सेकेंड कर्व के लिए। तो देखिए ये इधर जाएगा, इसके नीचे तो आएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वी अपॉन डेल वाई। अगर हम इसे m1 बोलें और इसको m2 तो जरा करके देखें, m1 m2 गिव्स तो क्या देगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यह आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल वाई, ये आएगा ना हमारी प्रोडक्ट। अब ये बताइए हमें क्या गिवन है, एफ जेड एनालिटिक है तो आप लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि एफ जेड इज, पहले लिख लीजिएगा चाहे, एनालिटिक फंक्शन देन इट सेटिस्फाई सी आर इक्वेशंस। ठीक है, अगर ये सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा तो यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो जरा यहाँ देखिए यू एक्स इक्वल टू वी वाई और यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, तो कैंसिल हो जाएंगे सब, क्या बचेगा -1। तो m1 m2 इज इक्वल टू, हमने क्या प्रूफ कर दिया -1। हेंस वी से दैट द कर्व्स फैमिली ऑफ कर्व्स u इक्वल टू कांस्टेंट v इक्वल टू कांस्टेंट फॉर्म ऑर्थोगोनल फैमिलीज। तो ओके, आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब हमें एक चीज और करनी है, अगर एफ जेड को साइन जेड लेकर चलें तो प्रूफ करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया अगर एफ जेड इक्वल टू साइन जेड हो, बताइए एफ जेड को हम क्या बोलते हैं, यू प्लस आई वी, जेड को कहते हैं एक्स प्लस आई वाई। आप लोगों को इसका फार्मूला आता है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना, ए का काम एक्स करेगा और बी का आई वाई। अब ये हमें फार्मूला पता है कि हम कॉस आई वाई को बोलते हैं कॉस हाइपरबोलिक वाई और साइन आई वाई को बोलते हैं आई साइन हाइपरबोलिक वाई। आई आगे लिख दिया। अगर हम दोनों तरफ कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो क्या होगा बताइए, यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई और v की वैल्यू आ जाएगी कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, बताइए हमें क्या फैमिली ऑफ कर्व्स लेने हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स हमें क्या कंसिडर करना है, u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दैट मीन्स u का मतलब साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई को c1 ले लें
कॉज एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई को C2 एज्यूम कर लेते हैं, ये 1 और ये 2, ठीक है। अब सबसे पहले डिफरेंशिएट करिए 1 को, तो अगर हम क्या करेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। साइन x का कॉज x, कॉज हाइपरबोलिक y को ऐसे रखिए, साइन x को ऐसे रखिए, कॉज हाइपरबोलिक y का साइन हाइपरबोलिक y dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0, यानी कि पहले फर्स्ट फंक्शन का किया, सेकेंड को एज इट इज, सेकेंड को किया, फर्स्ट को एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स फर्स्ट का रोका ऐसे 1 लिख लेते हैं यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू हो गई कॉज x कॉज हाइपरबोलिक y अपॉन साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। इसी तरह डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो बताइए ये कितना बनेगा, कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई को एज इट इज रखिए, कॉज एक्स को एज इट इज रखिए, साइन हाइपरबोलिक वाई का कॉज हाइपरबोलिक वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स सेकेंड कर्व के लिए इसकी वैल्यू आएगी साइन एक्स कॉज हाइपरबोलिक वाई cos x cos हाइपरबोलिक y। सेम कैसे आ गया, cos x cos हाइपरबोलिक y, sin x ये sin हाइपरबोलिक है, sin x sin हाइपरबोलिक y। चलिए अब हमें क्या शो करके दिखाना है, फॉर ऑर्थोगोनल फैमिली, हम इसको बोलते हैं m1 और इसको बोलते हैं m2। m1 m2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, -1। तो जाइए जरा करिए m1 m1 और m2 की प्रोडक्ट करिए, देखिए कॉज है कॉज हाइपरबोलिक वाई से, देखिए एक दूसरे का रिवर्स है ना, तो देखिए दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ रहा है, इसको थर्ड बोलिए इसको फोर्थ। तो यहाँ पे फॉर ऑर्थोगोनल फैमिली टू शो दैट, क्या शो करना पड़ेगा हमें कि m1 m2 -1। तो चेक करिए, देखिए m1 इंटू m2 वैल्यू रखिए, माइनस कॉज एक्स कॉज हाइपरबोलिक वाई साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई कॉज एक्स कॉज हाइपरबोलिक वाई। तो देखिए m1 m2 की वैल्यू पूरी पूरी कैंसिल, -1 आ गई। तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस दिस कर्व एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड have two values, u is equal to constant, v is equal to constant, then both curves are orthogonal to each other. क्वेश्चन देखिए क्या है, for what values of z the function defined by the equation cease to be analytic, यानी कि ये z जो आप लोगों को फंक्शन दिया हुआ है, हमें बताना है कौन से पॉइंट पर एनालिटिक नहीं होगा, वो z की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो एक बार बताइए गिवन क्या है, z हमारा है साइन हाइपरबोलिक u cos v आई कॉज हाइपरबोलिक यू साइन वी, ठीक है। जेड इक्वल टू, अगर साइन हाइप, देखिए आप लोगों को फॉर्मूला पता है, साइन आई थीटा इज आई साइन हाइपरबोलिक थीटा और कॉज आई थीटा इज कॉज हाइपरबोलिक थीटा। तो हम साइन हाइपरबोलिक थीटा की जगह रख सकते हैं 1 अपॉन आई साइन आई यू कॉज वी प्लस आई, कॉज हाइपरबोलिक यू को लिख सकते हैं कॉज आई थीटा साइन वी, ओके। तो जेड कितना हो गया, ऐसे लिखते हैं माइनस आई, 1 अपॉन आई को बोलते हैं माइनस आई, ठीक है, कॉज आई थीटा सॉरी यू कॉज आई यू साइन वी। यहाँ से देखिए आई कॉमन अगर ले लें तो ये आ गया हमारा, पहले ये लिख लेते हैं साइन वी कॉज आई यू माइनस कॉज वी साइन आई यू, ओके। देखिए साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला हो गया। तो जेड इक्वल टू आ गया आई साइन वी प्लस आई यू, यही हो गया। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू आई साइन, तो अगर हम यहाँ से आई को कॉमन ले ले तो ये क्या बनेगा, u प्लस 1 अपॉन आई वी, ऐसे ही बनेगा। अच्छा माइनस है तो ये फार्मूला माइनस का बनेगा, साइन ए कॉस बी, तो ये आ गया माइनस, ठीक है। 1 अपॉन आई को आप लोग क्या बोलते हैं, माइनस आई। तो जेड इक्वल टू आई साइन आई यू प्लस आई वी, ऐसे हो गया। जेड इक्वल टू आई साइन, अब देखिए साइन आई थीटा, तो वैसे u प्लस आई वी को आप लोग क्या बोल सकते हैं, डब्लू आई डब्लू। तो यहाँ से कितना हो गया, साइन आई थीटा को क्या लिख सकते हैं, आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो जेड इक्वल टू यहाँ से कितना हो गया, आई स्क्वायर की वैल्यू
-1 साइन हाइपरबोलिक थीटा। पहले चेक कर लीजिए, देखिए फिर दोबारा एक बार। साइन हाइपरबोलिक यू को हमने क्या लिखा, साइन हाइपरबोलिक यू यहाँ से चेंज करिए 1/i साइन आई यू। कॉस हाइपरबोलिक यू को चेंज करेंगे तो कॉस आई यू, ठीक है। 1/i को -i लिखा, आई को कॉमन लिया तो ये आ गया आप लोगों का साइन v कॉस आई यू माइनस कॉस v साइन आई यू, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाया। ये आ गया आप लोगों का, आई को अगर हमने कॉमन लिया यहाँ से, अच्छा माइनस आई लेना पड़ेगा, यहाँ से माइनस आई को कॉमन लीजिए तो ये बनेगा u माइनस का 1/iv, ठीक है। 1/i माने क्या होता है माइनस, ये माइनस रहेगा और साइन आई थीटा, माइनस का साइन थीटा होता है ना, तो ये आपका माइनस आएगा और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ से w की वैल्यू कितनी आ गई, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z। अब हमें वो पॉइंट देना है जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो देखिए रूल क्या है, आप dw/dz फाइंड करिए, ये आएगा 1/√1 प्लस जेड स्क्वायर। असल में साइन इनवर्स जेड का डिफरेंशियल होता है 1 माइनस जेड स्क्वायर और हाइपरबोलिक इनवर्स का होता है 1/√1 प्लस जेड। देखिए अगर 1 प्लस जेड स्क्वायर 0 हो जाए तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। इफ 1 प्लस जेड स्क्वायर इज 0 देन क्या बोलेंगे, dw/dz इज अनडिफाइंड, तो यानी कि एनालिटिक नहीं होगा, दैट इज सेज टू बी एनालिटिक, यानी कि उस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो कौन से पॉइंट आएंगे, 1 प्लस जेड स्क्वायर 0 का मतलब क्या है, जेड स्क्वायर -1 का स्क्वायर बोलते हैं, तो जेड की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आई, यानी कि जेड की वैल्यू अगर प्लस माइनस आई ली जाए तो फंक्शन कभी भी एनालिटिक नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का करवा रहे हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ जेड द फंक्शन w डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन सेज टू बी एनालिटिक, मतलब पॉइंट कौन सा होगा जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो पहले हम z को w में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी z इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू टाइप का कोई फंक्शन लाएंगे। तो z इज इक्वल टू, देखिए हमें क्या गिवन है, e की पावर -v cos u प्लस आई साइन यू। बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, आप लोगों को फार्मूला पता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज e की पावर आई थीटा। तो यहाँ से आ गया e की पावर आई यू माइनस वी। तो देखिए ई डब्ल्यू बनाने के लिए, डब्ल्यू माने क्या होता है u प्लस आई वी, यानी कि u को लेना पड़ेगा अकेला, आई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम 1/i, आई को कॉमन निकाला, आपको पता है 1/i को क्या बोलते हैं माइनस आई। तो देखिए यहाँ से z की वैल्यू आ गई आप लोगों की e की पावर आई यू प्लस आई वी, तो z बन गया e की पावर आई डब्ल्यू। अगर हम निकालना चाहें दोनों साइड लॉग लें तो ये आ गया, ठीक है, लॉग z। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई 1/i लॉग z, यही होगा। तो w कितना हो गया, या तो इसे लिख लीजिए -i लॉग z। अब देखने के लिए क्या करते हैं, इसको dw/dz फाइंड करिए, -i लॉग z का कितना हो गया डिफरेंशियल 1/z। अब देखिए इफ z इज इक्वल टू 0 dw/dz नॉट डिफाइंड, है ना, तो यानी कि तब फंक्शन क्या होगा, दैट इज f(z) इज नॉट एनालिटिक, उस केस में फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो यानी कि हमें क्या करना है, इसका मतलब अगर z की वैल्यू अगर 0 होगी तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। इसका मतलब वो पॉइंट कौन से हुए, इसका मतलब इफ z इज इक्वल टू 0 देन फंक्शन सेज टू बी एनालिटिक, यानी कि वो पॉइंट कौन सा हुआ जब एग्जिस्ट नहीं करता z इक्वल टू 0। तो z इक्वल टू 0 पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ z द फंक्शन डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन सेज टू बी एनालिटिक। z भी डिफाइन है, w भी, हमें z को w के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना। तो देखिए z इक्वल टू, अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, देखिए z इक्वल टू ये हो गया लॉग रो प्लस आई फाइव, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग रो प्लस लॉग e की पावर आई फाइव, है ना। तो z इक्वल टू लॉग, लॉग में प्लस में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो z माने आ गया लॉग रो e के, w देखिए w इज इक्वल टू रो, ये क्या है e की पावर आई फाइव है ना, क्योंकि हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। तो देखिए w बन गया, इसका मतलब z इज इक्वल टू क्या हो गया लॉग w, है ना। तो यहाँ से अगर हम w निकालना चाहें तो w इज इक्वल टू क्या हो गया e की पावर z। अब हमें वो पॉइंट बताना है जहाँ फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो dw/dz करिए, कितना आ गया e की पावर z। तो देखिए हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, देखिए जरा यहाँ से देखिए, अगर मैं लॉग को ऐसे रिप्रेजेंट करूँ रो e की पावर आई फाइव, तो हमें पता चला e की पावर z माने क्या होता है आप लोगों का
रो ई की पावर आई फाइव, देखिए तो इनफाइनाइट नहीं होगा यहाँ पे, देखिए अगर इफ रो इज इनफाइनाइट देन क्या बोलेंगे, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज नॉट डिफाइंड, यानी कि उस केस में डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब इफ, इसका मतलब हुआ हैंस इफ रो इज इक्वल टू इन्फिनेटिव, अगर रो इन्फिनेटिव हो, है ना, रो की वैल्यू अगर इन्फिनेटिव हो देन फंक्शन सीज टू बी एनालिटिक, यानी कि इस पॉइंट पर फंक्शन सीज टू बी एनालिटिक। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा कि रो की वैल्यू ऑलवेज फाइनाइट होनी चाहिए, तो उस केस में आपका फंक्शन हमेशा एनालिटिक आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को एनालिटिक का ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। मे बी अगर हुआ तो इसका एक लेक्चर और हो सकता है, अदरवाइज ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का स्टार्ट करेंगे और अगर हुआ तो एक लेक्चर आप लोगों का और डालेंगे हम। लेकिन प्लीज सब्सक्राइब करिए ये चैनल को, तभी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा कि हमारे नई वीडियो अब डली है। तो प्लीज 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 अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। गुड डे एंड गुड लक।